गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे आगे। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्री लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास का कार्य किया। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। अर्थात मैक्स वेबर ने यह बताया है कि एक धर्म का संबंध दूसरे धर्म से किस प्रकार से होता है, एक समाज का जो संबंध दूसरे समाज से किस तरीके से होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, अर्थात जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अर्थात जो सामाजिक क्रियाएं होती है उन सामाजिक क्रियाओं के बारे में जानना, समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, इसका अध्ययन करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती है। अर्थात कोई भी जो समाज होता है उस समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होगी। अर्थात जब हम परंपरागत तरीके से बात करते हैं और आधुनिक तरीके से बात करते हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और उसका अध्ययन करना आवश्यक है। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में से वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। अर्थात वे क्रियाएं जो कोई भी व्यक्ति करता है, इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर ये कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या हैं और क्या हो सकते हैं। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से सहानुभूति, अर्थात एक ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ अर्थात समानुभूति हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं कि वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। जब भी हम किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो उसमें लोगों के जो संबंध होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का संबंध है, क्या वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्या एक दूसरे व्यक्तियों में प्रतिरोध होता है, क्या एक व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति की प्रतिद्वंदिता होती है, क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में मिलजुल कर रहता है, इन सभी का अध्ययन आवश्यक है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जैसे सामाजिक विज्ञान को अपनाता था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित थी। अर्थात व्यक्ति की हर क्षेत्र में हर चीज़ का अध्ययन होना आवश्यक है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर काल्पनिक रूप से जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन ये अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, हालांकि ये विषयगत मामला था। वस्तुनिष्ठ तरीके का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी व्यक्ति एक ही तरीके से उसके बारे में राय बनाएं। अतः समानुभूति समझ के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं के तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित
करे। इसका मतलब ये हुआ कि जब समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत राय है वो नहीं हो, बल्कि जो पूर्व प्रचलित जो लोगों के जो अध्ययन है उसको ध्यान में रखकर इसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावना का वर्णन न करे, न कि परखे। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता का, उन्होंने इस प्रकार का जो अध्ययन है उसको मूल्य तटस्थता का नाम दिया है। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं में बहे बिना जो अध्ययन है वो किया जाना चाहिए। वेबर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह भी होते हैं। अर्थात जब भी ऐसा अध्ययन होता है तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अध्ययन करने वाला भी उस समाज का हिस्सा होता है। हालांकि उन्हें स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लो संकल्प शक्ति का अभ्यास जैसा उन्होंने कहा, ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए तटस्थ रहे। समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की भी बात कही है। उन्होंने एक नया शब्द दिया, आदर्श प्रारूप, इसकी भी बात कही है। तो आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप के कारण इसका निर्माण वास्तव में हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों को विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नज़रअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं। अर्थात जब भी कोई अध्ययन करते हैं तो वो जो अध्ययन जब देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर या अपने आप को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए वो लिखते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य उद्देश्यों को जोड़ने तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। अर्थात जो वास्तविकता होती है उसी का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसी को लिखा जाना चाहिए। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझ में कितने सहायक हैं, इस सत्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक उनकी विवेचना करते हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया था कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित किया था। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ईसाई धर्म है उसको दो भागों में बांटा था, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो जो दूसरा वर्ग था प्रोटेस्टेंट, इसका जो प्रभाव है ये ज़्यादा दिखाई देता था समाज पर। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूप का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया था। वे है पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत या वैधानिक। जहां पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ, अर्थात जो परंपरा की बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार की प्रथाएं, रीति रिवाज ये आते हैं। वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव देवीय स्रोतों से, अर्थात जो राजा है वो राजा क्या करता है, समाज में अपने आप को देवीय स्वरूप का मानता है और ईश्वर की देन में ढूंढा, तथा सत्ता जो तर्कसंगत या वैधानिकता पर आधारित थी उसका आधार कानून था। अर्थात वैधानिकता का जो आधार था, मुख्य आधार, वो क्या था, वो कानून था, उसका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिकता सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक है। देखिए, 3 प्रकार से इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया, पहली चीज़ बताई परंपराएं, अर्थात उसमें हमारी कई प्रकार की प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, ये सब कुछ आ जाएगी। दूसरा बताया इन्होंने कि कोई भी जो समाज होता है उस समाज में जो शासनकर्ता होता है वो अपने आप को देवीय स्वरूप का मानता है और हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं उन पर सभी विश्वास करते हैं।
तीसरी चीज़ इन्होंने बताई तर्क संगत या वैधानिकता, अर्थात इसको इन्होंने कानून से जोड़ा जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराएं दी है। ठीक है, नौकरशाही हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।